ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। इस बार हम बात कर रहे हैं 1 से 15 जनवरी के अंक के बारे में। श्रोताओं, कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने बात की थी समृद्ध हो रही सांस्कृतिक विरासत की, जो नए भारत को गर्व से भर रहा है। अब इस अंक के अमृत महोत्सव और व्यक्तित्व की बात करते हैं, क्योंकि अमृत काल में आजादी के महानायकों की प्रेरणा ही हमारे विकसित भारत के सपने और संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इन महानायकों ने राष्ट्रीय गौरव जागृत कर राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। क्रांति की मशाल थामने वाले ऐसे ही लोगों में शामिल थे मातृभूमि की स्वतंत्रता की अंतिम इच्छा रखने वाले विष्णु गणेश पिंगले, जो राष्ट्र की खातिर सिर्फ 26 साल की उम्र में शहीद हो गए। वहीं अश्वनी कुमार दत्त जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा भी थे। आजादी के अमृत महोत्सव की इस श्रृंखला में जानिए विष्णु गणेश पिंगले, अश्वनी कुमार दत्त के साथ डॉक्टर राधाबाई और मौलाना मजहरुल हक की कहानी। जिन्होंने इंजीनियरिंग कौशल का किया बम बनाने में इस्तेमाल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी विष्णु गणेश पिंगले ने केवल 26 वर्ष की आयु में मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। पिंगले बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। उनका मानना था कि वे पढ़ लिख कर इंजीनियर तो बन गए हैं, लेकिन वे अपने देश के काम नहीं आ सकेंगे। अगर काम आएंगे तो अंग्रेजों के ही। ऐसे में उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता में भूमिका निभाने का निर्णय लिया। अमेरिका प्रवास के दौरान वे लाला हरदयाल, करतार सिंह सराबा और पंडित काशीराम जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। यहाँ लाला हरदयाल जैसे नेताओं का उन्हें मार्गदर्शन मिला, जिसके बाद वे गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। भारत आने के बाद उन्होंने पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। इस दौरान उन्होंने रास बिहारी बोस और सतीश चंद्र सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के साथ न केवल गुप्त संपर्क बनाए रखा, बल्कि जल्द ही उनके विश्वास पात्र बन गए। पिंगले ने अपने इंजीनियरिंग कौशल का इस्तेमाल पार्टी के लिए बम बनाने में किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। उस समय पंजाब, बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्रांति का पूरा प्रबंध हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की इन योजनाओं की भनक लग गई। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से चलाए गए अभियान में 24 मार्च 1915 को मेरठ की छावनी से बम और अन्य विस्फोटक सामग्री के साथ पिंगले को गिरफ्तार कर लिया गया। पिंगले के खिलाफ लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। उन्हें फांसी की सजा दी गई। कहा जाता है कि जब जेल में उनकी मां मिलने आई तो विष्णु गणेश पिंगले ने कहा था, मां, मातृभूमि को स्वतंत्र कराना मेरी अंतिम इच्छा है। इस जन्म में मातृभूमि का कर्ज चुका लूं, अगले जन्म में फिर तेरे पेट से जन्म लूंगा और तेरा कर्ज चुकाऊंगा। 16 नवंबर 1915 को उन्हें लाहौर के सेंट्रल जेल में करतार सिंह सराबा और 5 अन्य क्रांतिकारियों के साथ फांसी दे दी गई। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया गठित की स्वदेश बांधव समिति। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक अश्वनी कुमार दत्त की, जिनका जन्म 15 जनवरी 1856 को ब्रिटिश भारत के बारिसाल जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। कहा जाता है कि वह न सिर्फ दृढ़ निश्चयी थे, बल्कि सिद्धांतवादी भी थे। ऐसी कहानी है कि पढ़ाई के दौरान हाई स्कूल परीक्षा के लिए 16 वर्ष की आयु जरूरी थी, इसलिए वह आवेदन में अपनी उम्र 14 की जगह 16 वर्ष भरकर परीक्षा में बैठ गए। परीक्षा पास कर ली, लेकिन गलती का एहसास हुआ तो अश्वनी कुमार दत्त ने 2 साल तक अपनी पढ़ाई बंद रखी और उस गलती का प्रायश्चित किया। अश्वनी कुमार दत्त ने इलाहाबाद से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। आगे की पढ़ाई उस समय के कलकत्ता में पूरी करने के बाद एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन शुरू किया। फिर वकालत भी शुरू की, लेकिन जल्द ही स्वदेशी को बढ़ावा देने वाले आंदोलन की तरफ बढ़ गए। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए अश्वनी कुमार ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। 1906 में जब अकाल आया तो उन्होंने इस संगठन के स्वयंसेवकों की मदद से राहत कार्य किए। हालांकि 1908 में नवगठित पूर्वी बंगाल और असम की सरकार ने स्वदेश बांधव समिति पर प्रतिबंध लगा दिया। बंगाल की जनता पर अश्वनी कुमार दत्त का बढ़ता हुआ प्रभाव अंग्रेज सरकार को सहन नहीं हुआ। सरकार ने उन्हें बंगाल से निर्वासित करके 1908 में लखनऊ जेल में बंद कर दिया। सन 1910 में वह जेल से बाहर आ सके। डॉक्टर राधाबाई, जिन्होंने सत्याग्रही महिलाओं का समूह बनाकर संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पहचान रखने वाली डॉक्टर राधाबाई ने आजादी के आंदोलन में सामूहिक शक्ति का एहसास कराने के साथ महिलाओं को उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
1875 में महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मी राधाबाई 9 वर्ष की अल्पायु में विधवा हो गई थीं। फिर जीविकोपार्जन के लिए दाई का काम सीखा और नागपुर नगर पालिका में नौकरी करने लगी। महाराष्ट्र में कई जगह नौकरी की। फिर 1918 में उनका स्थानांतरण रायपुर हो गया। डॉक्टर राधाबाई ने ना तो कोई डॉक्टरी की डिग्री हासिल की थी और न ही किसी विषय में पीएचडी। फिर भी लोग उन्हें आदर और सम्मान से डॉक्टर राधाबाई कहते थे। रायपुर के माहौल में उनमें भी राष्ट्रीय भावना इतनी बलवती हुई कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों में आगे रहीं। उन्होंने न सिर्फ घर घर जाकर महिलाओं को आजादी की लड़ाई के लिए संगठित किया, बल्कि उनका नेतृत्व भी किया। आजादी के संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने घर घर जाकर खादी के वस्त्र भी बेचे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में डॉक्टर राधाबाई के प्रयासों से ही सत्याग्रही बहनों का एक जत्था तैयार हुआ था, जिसमें रोहिणी बाई, परगनिहा, केतकी बाई, फूलकंवर बाई, पार्वती बाई आदि महिलाएं थीं। रायपुर जिले में महिला कार्यकर्ताओं के 4 केंद्र थे, जहां सत्याग्रही बहनों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इनमें से ही एक केंद्र डॉक्टर राधाबाई के मकान से संचालित होता था, जिसका नेतृत्व वह स्वयं करती थी। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में एक जुलूस का नेतृत्व किया और गिरफ्तारी भी दी। जनजागरण और वेश्यावृत्ति में फंसी औरतों को मुक्ति दिलाने के साथ साथ डॉक्टर राधाबाई ने छुआछूत के खिलाफ भी संघर्ष किया। उन्होंने शराब की दुकानें बंद कराने के लिए धरने दिए और यातनाएं झेली। 2 जनवरी 1950 को उनका निधन हो गया। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरूल हक। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरूल हक का जन्म 22 दिसंबर 1866 को पटना जिले के बरहमपुर गांव में हुआ था। उन्होंने पटना कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा पास की। बाद में वह कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में ही महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद जीवन भर उनका संपर्क बना रहा। उन्होंने राजसी जिंदगी छोड़कर सादगी को अपना लिया और सब कुछ देश सेवा के लिए अर्पित कर दिया। मौलाना मजहरूल हक भारत के उन प्रमुख नेताओं में से थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कौमी एकता को संगठित कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध आजादी की लड़ाई उन्होंने उस समय शुरू की जब बहुत ही कम लोग इसमें जुटे थे। असहयोग और खिलाफत आंदोलन के विचारों को लोगों तक पहुंचाने और क्रांति का संचार करने के लिए मौलाना मजहरूल हक ने 1921 में द मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों और आजादी के आंदोलनों के लिए भी पत्रिका में बहुत कुछ लिखा, जिसके लिए उन पर मुकदमा भी चलाया गया। बाद में यह अखबार बंद हो गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ साथ उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक कल्याण एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। 2 जनवरी 1930 को उनका निधन हो गया। इस अंक के व्यक्तित्व की कड़ी में भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भगवान दास को शामिल किया गया है, जो देश को उच्च शिक्षा में देखना चाहते थे। आत्मनिर्भर शिक्षा, अध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी अनेक विभूतियों की धरती रही है। इसी धरती पर जन्मे काशी के प्रथम भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़ा और भविष्य के भारत की नींव मजबूत करने में जुट गए। डॉक्टर भगवान दास उच्च शिक्षा को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराना और भारत को उच्च शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। यही वजह है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज में पहले अवैतनिक सचिव के तौर पर जुड़े, फिर काशी विद्यापीठ के संस्थापक सदस्य और प्रथम कुलपति बने। डॉक्टर भगवान दास धनी परिवार से थे, लेकिन धन के पीछे भागने के बजाय उन्होंने अपना जीवन भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बिता दिया। उन्हीं की नींव का परिणाम है कि आज भी भारत के विश्वविद्यालयों में पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ स्वदेशी शिक्षा पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। अगली बार बात होगी न्यू इंडिया समाचार के नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।